हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आज हम A to Z सब चीज़ों की बात करेंगे कि वेन डायग्राम के सवाल आखिर कैसे करने हैं। तो मेरा अपना तरीका है जो कि काफ़ी सरल है। जितने बच्चों ने भी पहले भी अगर मुझसे क्लासेस करी हैं और मुझसे सीखा है तो उन्होंने कहा है कि अब वेन डायग्राम के सवालों से डर नहीं लगता, बल्कि इन्हें करने में मज़ा आता है। जो चैलेंज मिलता है वो वाकई एक मज़ा देता है हमें, क्योंकि अब हमारे सवाल बनने लगे हैं। तो आज हम लोग वेन डायग्राम की बात करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा भाई, क्योंकि जब भी हम एक ट्यूटोरियल लेते हैं, कोई चीज़ करना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा माइंड को अलर्ट करके उसे देखना होता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको वेन डायग्राम समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई टेलीग्राम पे हम लोग फ्री में टेस्ट सीरीज लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। तो जरूर से इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम को। इसका कोई शुल्क नहीं है और दिन में 2 बार आपको टेस्ट मिलता है जो कि लगाना होता है। और ऐसे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे काफ़ी अच्छी जो है तैयारी हो जाती है। तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर से ज्वाइन करें। और इसके अलावा यूट्यूब का भाई अगर आप फुल फ्लेजेड फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं मेरे चैनल का, तो भैया उठाओ, क्योंकि जो चीज़ें आपको पेड मिलती हैं बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे, वो मैंने फ्री कर दी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप सारे के सारे सिस्टमैटिक ढंग से जो लेक्चर्स हैं सेक्शन वाइज पेपर 1 के, वो आपको एक्सेस करने को मिलते हैं। तो ज़रूर से अपनी तैयारी, अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक पढ़ना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो भाई इसी यूट्यूब चैनल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम की। सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। तो आप सबने कुछ ऐसे सवाल देखे होंगे जिनमें जनरली ऐसे गोले वगैरह बना करके उनको समझना होता है, उसके आंसर्स निकालने होते हैं। तो ये गोले बना करके जब हम आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेन डायग्राम क्या है, एक प्रकार का डायग्राम है जो कि लॉजिकल रिलेशन दिखाता है आर्ग्यूमेंट में जो प्रीमाइस कंक्लूजन वगैरह हैं उनके बीच में, है ना। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि एक ग्राफिकल तरीका है चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, तर्क को दिखाने का, आर्ग्यूमेंट को दिखाने का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। लेकिन बात आती है कि भाई ये आर्ग्यूमेंट होता क्या है, तर्क होता क्या है। तो इसके बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में। जरूर से उस लेक्चर को भाई देख लो अगर नहीं देखा है, क्योंकि जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, एक भी लेक्चर बीच का छोड़ोगे ये जो पूरा सीक्वल है खराब हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पिछला जो लेक्चर है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट नाम से, उसमें हमने बात करी हुई है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो चलो अभी भी थोड़ा हम आर्ग्यूमेंट को समझ लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अभी तक हमने आर्ग्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्म में देखा है, जिसमें मैंने आपको बोला कि आर्ग्यूमेंट के अंदर 2 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है प्रीमाइज, और उसके बाद प्रीमाइज के बेसिस पे निकल करके आता है कंक्लूजन, है ना, निष्कर्ष निकल के आता है प्रीमाइज के बेसिस पे। और आर्ग्यूमेंट में भी हमने एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट की बात करी थी जिसका नाम था सिलोजिज्म। सिलोजिज्म की खास बात क्या होती है कि इसमें प्रीमाइज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रीमाइज 1 और एक होता है प्रीमाइज 2। तो प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 के आधार पे जब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं तो ये सिलोजिज्म कहलाता है या एक आर्गुमेंट कहलाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए क्या होता है। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में बात करके रखी हुई है, बट चलिए रिवीजन के लिए हम लोग एक और टर्म को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था, स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है जिसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। और ये जो प्रीमाइसेस हैं, भले वो प्रीमाइस 1 हो, ये भी एक स्टेटमेंट होता है, प्रीमाइस 2 भी एक स्टेटमेंट होता है, और कंक्लूजन भी जो निकल के आता है ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट ही होता है। तो स्टेटमेंट को आप प्रोपोजिशन भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वेन डायग्राम। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा, ये एक टेक्स्ट के फॉर्म में किसी आर्गुमेंट को दर्शाने का तरीका है जिसमें प्रीमाइस होता है, कंक्लूजन होता है। ये सेंटेंसेस के फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में है, जिससे हम एक आर्गुमेंट को समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसी आर्गुमेंट को आपको चित्र बना के समझना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझना है, तो उसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपने देखा होगा कि आपको मैथ्स का जब सवाल दिया होता है यूजीसी नेट में, तो मैथ्स का सवाल किस फॉर्म में दिया होता है? टेक्स्ट के फॉर्म में दिया होता है। और जब आपको इसे सॉल्व करना होता है तो आप इसमें फॉर्मूले लगाते हैं, लॉजिकल स्टेप्स बनाते हैं, यानी टेक्स्ट को आप कुछ निश्चित स्टेप्स में ढाल देते हैं, है ना जी। तो ध्यान देना कि जो भी चीज टेक्स्ट में लिखी होती है वो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है और बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती। ठीक यही चीज हमारे आर्गुमेंट में भी होती है कि जब आर्गुमेंट प्रीमाइस और कंक्लूजन की भाषा में लिखा होता है तो चलो लिखा है, समझ में तो आ रहा है, लेकिन वाकई कंक्लूजन निकल के आ रहा है, प्रीमाइस से नहीं निकल के आ पा रहा, ये समझना थोड़ा दिक्कत देता है, थोड़ी सी मुश्किल देता है। तो इसीलिए किसी आर्गुमेंट को और अच्छे से समझने के लिए वेन डायग्राम बनाया जाता है, यानी उसी आर्गुमेंट को जो भी उसमें टर्म्स वगैरह दिए हैं उन्हें गोले वगैरह बना करके रिप्रेजेंट करके हम ये समझ पाते हैं कि वाकई कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइस से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मैथ्स के सवाल में टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया होता है और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझते हैं कि आंसर क्या निकलेगा, या जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो हमेशा जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम ज्यादा इंटरप्रेट कर सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, इसीलिए वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि वेन डायग्राम कुछ और नहीं है, आर्ग्यूमेंट ही है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट के बेसिस पे होता है, अगर हम इस टेक्स्ट को लॉजिकली किसी चित्र के द्वारा, किसी डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो वही आर्ग्यूमेंट वेन डायग्राम हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रीमाइस और प्रीमाइस के बेसिस पे आपका निकलता है कंक्लूजन। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जैसे ओके चलिए एग्जांपल मैं बना देता हूं यहां पे। तो जैसे हम एक सिलोजिज्म ले लेते हैं यहां पे, जैसे प्रीमाइस 1 है ऑल मेन आर गुड, है ना। प्रीमाइस 2 है ऑल बॉयज आर मेन, है ना। मान लो ये दो प्रीमाइस हमें दिए हुए हैं, तो इन दोनों के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि सारे मेन अच्छे हैं और सारे लड़के मेन हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल आएगा? ऑल बॉयज आर मेन, है ना, ऑल बॉयज आर मेन। तो बस इसी चीज को, ये सेम जो आर्गुमेंट में लिखा है, इसको जो हम चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो अब क्योंकि चित्र बनाएंगे तो ड्राइंग करनी पड़ेगी, ड्रॉ करना पड़ेगा, और प्रीमाइस और कंक्लूजन जो है उनको ड्रॉ करने का जो नियम है एक तरीके से वो अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, अगर आर्गुमेंट के उलट हम लोग वेन डायग्राम की बात करें, तो जैसे आर्गुमेंट में हम पहले प्रीमाइस होता है उसके बाद कंक्लूजन आता है, उसी तरीके से वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो प्रीमाइस होता है, प्रीमाइस को पढ़ करके हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, है ना। हमारे सामने वही प्रीमाइस दिया है, उसी को एक तरीका है जिस कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, एक चित्र ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। और कंक्लूजन कैसे निकलता है? कंक्लूजन निकालने के लिए जो हमने चित्र को ड्रॉ करा है उसे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो जिस तरीके से आर्गुमेंट के दो पार्ट होते हैं, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, उसी तरीके से वेन डायग्राम के भी दो पार्ट होते हैं, ड्रॉ एंड ऑब्जर्व। पहले जो प्रीमाइस में दिया है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम एक तरीके से उसके गोले बना लेते हैं, और उसके बाद हमें चेक करना होता है, उसे ऑब्जर्व करना होता है कि हाँ भाई इसमें से कोई कंक्लूजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे कंक्लूजन को तो हमें ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि हम ड्रॉ पहले ही कर चुके हैं। तो ड्रॉ करने के और ऑब्जर्व करने के अलग अलग नियम हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। ओके, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि हम अब क्या ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई प्रीमाइस में जो दिया है उसे हम ड्रॉ करेंगे, है ना जी। लेकिन प्रीमाइस में दिया क्या है? अगर आपको याद हो, मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में बोला कि प्रीमाइस किससे मिलके बनता है, और पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि प्रीमाइस किससे मिलकर के बनता है? स्टेटमेंट से मिलके बनता है। कौन से स्टेटमेंट्स? जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम प्रीमाइसेस को ड्रॉ करेंगे तो किसे हम ड्रॉ करेंगे? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को, या फिर स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करेंगे।
है ना। तो प्रिमाइस में क्या कौन से टाइप के स्टेटमेंट आ सकते हैं, ए ई आई ओ वगैरह वगैरह ये स्टेटमेंट आ सकते हैं। मतलब अगर आपको ए प्रोपोजिशन को ड्रॉ करना आ गया, ई को ड्रॉ करना आ गया, आई को ड्रॉ करना आ गया, तो ड्रॉ के नियम इस तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि आपके प्रिमाइस में, मान लो आपका प्रिमाइस 1 दिया है और प्रिमाइस 1 में क्या कह रहा है, ऑल मेन आर गुड, ऑल मेन आर गुड, ये आपका प्रिमाइस 1 दिया है। तो जाहिर सी बात है कौन सा प्रोपोजिशन है, ए प्रोपोजिशन है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए सुनते ही कि ए ई आई ओ क्या होता है। मैं पहले लेक्चर से ही आपको बताते हुए आ रहा हूं, सुन के समझ में आ जाए कि ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है। तो ये मान लो अगर हमारे सामने दिया हुआ है प्रिमाइस 1, इसको हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे ड्रॉ करने के नियम, यानी कि अगर हमें प्रिमाइस में दिया है तो उसे हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो हमारे पास ये प्रिमाइस दिया है ऑल मेन आर गुड, तो ऑल मेन आर गुड में मेन और जो गुड है यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो अब यहां पे कह रहा है सभी मेन जो है गुड हैं, इसका मतलब कि गुड का एक हम गोला बनाएंगे जो कि बहुत बड़ा होगा और उसमें एक छोटा गोला बना देंगे मेन का। तो ये जो चित्र है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल मेन, जितने भी मेन हैं वो क्या है, गुड है। यानी कि एक गुड के बड़े गोले में मेन का एक छोटा गोला सारा का सारा अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया, बहुत इजी है। तो ड्रॉ करने का एक हमारा नियम हो गया ए स्टेटमेंट का, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। अब हम लेते हैं ई स्टेटमेंट। तो ई स्टेटमेंट क्या होता है, नो मेन आर गुड। नो मैन आर गुड को कैसे ड्रॉ करेंगे, नो मैन आर गुड कह रहा है कि कोई भी मैन और कोई भी गुड जो है वो आपस में कॉमन नहीं है, वो साथ में ओवरलैप नहीं कर रहा या जोड़ नहीं रहा, दूर दूर रहेगा, है ना। तो यहां पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक गोला हम बना देंगे मैन का, एक गोला हम बना देंगे गुड का, और इनको आपस में जोड़ देंगे क्रॉस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉस के साथ इनको जोड़ना है। अगर आप इनको क्रॉस के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा। क्या प्रॉब्लम करेगा उसकी भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल आपको ये रट लेना है कि जब दो गोले आपको ड्रॉ करने हैं ई प्रोपोजिशन के अंदर तो उनको जोड़ना है एक लाइन से और क्रॉस बीच में लगाना जरूरी है। तो ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मेन और गुड जो है ये आपस में टकरा नहीं सकते। अब बारी आती है आई प्रोपोजिशन की। आई प्रोपोजिशन कहता है सम मेन आर गुड। सम मेन आर गुड को कैसे ड्रॉ करेंगे, सम मेन आर गुड को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि एक गोला हम लेंगे मेन का और एक गोला हम लेंगे गुड का, और बीच का कुछ भाग जो है ये कॉमन हो जाएगा, है ना। बीच में कुछ लिखना नहीं है, कुछ लाइन वाइन नहीं बनानी, बस इतना बना देना है। अगर दो गोले एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सम मेन आर गुड, ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये तीन नियम है तीन प्रोपोजिशंस को ड्रॉ करने के। अब रही बात ओ प्रोपोजिशन की, तो ओ प्रोपोजिशन ड्रॉ करने को नहीं आएगा, यानी वेन डायग्राम के सवाल में आपको प्रीमाइस के अंदर ओ प्रोपोजिशन नहीं दिखाई देगा। प्रीमाइसिस को ही तो ड्रॉ करते हैं ना, कंक्लूजन को तो ड्रॉ नहीं करते, कंक्लूजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ओ प्रोपोजिशन कंक्लूजन में आ सकता है लेकिन प्रीमाइस में नहीं आएगा, है ना। तो बहुत इजी हो गया। आई होप आपको ड्रॉ करने के सारे नियम पता चल गए कि जब भी आपके सामने प्रीमाइसिस दिए हुए हैं, प्रीमाइस वन एंड प्रीमाइस टू, तो उनमें या तो ए प्रोपोजिशन होगा या ई होगा या आई होगा, और इन तीनों को कैसे ड्रॉ करना है इसके नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई दूसरे नियम इनको ड्रॉ करने के नहीं। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सवाल है जिसमें हमें दिया है प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2, कंक्लूजन क्या दिया है बाद में देखते हैं, बट प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 देखते हैं। जैसे मान लो कह रहा है कि ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर, और प्रीमाइस 2 कह रहा है ऑल टेबल्स आर चेयर एंड सम चेयर्स आर ब्लैक, है ना। क्या कह रहा है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स एंड सम चेयर्स आर ब्लैक। अब हमको क्या करना होगा, जब भी हम प्रीमाइसेस को पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है, उन्हें ड्रॉ करना होता है और
जो नियम मैंने आपको बताए हैं उसके हिसाब से आप इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहां पे ध्यान से समझो कि सबसे पहला है ऑल टेबल्स आर चेयर, यानी एक ए प्रोपोजिशन है, जबकि दूसरा है सम चेयर्स आर ब्लैक, यानी आई प्रोपोजिशन, है ना। अब अगेन ए आई भैया ये सब अच्छे से आ जाए, नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पढ़ा दिया है आपको सबसे पहले चैप्टर में। ओके, अब कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम वही जो मैंने आपको ऊपर नियम बताए बस वही लगाने। देखो एक पेज में मैंने आपको ड्रॉ करने के सारे नियम बता दिए, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें नियम नहीं आता, पूरा कंप्लीट एक पेज पे चीजें हैं। तो जैसे मेरी आदत है टू द पॉइंट में पढ़ाता हूं, मतलब मुझे बाउंड्रीज पसंद है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन पसंद है, कि ये नहीं कि वो भी हो सकता है, अच्छा उस केस में वो भी हो जाएगा, क्लियर नहीं होता। जैसे हायर एजुकेशन पीपल एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या है कि मतलब उसका कोई बाउंड्री नहीं है, बट इसकी पूरी बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री के अंदर आपको नियम आ गए तो आपका सवाल 100% सही होना है। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सिंपल है, ऑल टेबल्स यानी कि टेबल जो है वो किसके अंदर आ जाएंगी, चेयर के अंदर आ जाएंगी। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सभी के सभी टेबल जो हैं वो चेयर हैं। प्रीमाइस 2 कह रहा है सम चेयर्स आर ब्लैक, कुछ कुर्सियां जो हैं वो ब्लैक हैं। तो चेयर और ब्लैक का एक गोला बनाएंगे और आई प्रोपोजिशन का जो नियम है वो लगा देंगे। तो आई प्रोपोजिशन में क्या होता है, थोड़ा सा काटता है गोला, है ना। तो देखो ऐसे बनेगा आपका, कोई भी आप सवाल करोगे तो ये 3 नियम लगा करके आप कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी जो 2 प्रोपोजिशन दिए होंगे उनका ऐसे करके डायग्राम बना सकते हो। ऑल टेबल्स आर चेयर, सारे के सारे टेबल चेयर के अंदर है। सम चेयर्स आर ब्लैक, कुछ चेयर जो है वो ब्लैक हैं। तो चेयर और ब्लैक का गोला अलग अलग बनाओगे और थोड़ा सा ओवरलैप कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, अब यहां कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे डायग्राम बनाते हैं कि भाई ये तो चलो सबको पता है, ऑल वाला सबका सही होता है कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, लेकिन जब वो ब्लैक का गोला बनाएंगे तो ये ओवरलैप कर जाते हैं टेबल को भी। उनको लगता है हाँ भाई टेबल भी तो ब्लैक में आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो इस नियम को आपको ध्यान देना है कि जो प्रीमाइस में लिखा है आपको उतना ही ड्रॉ करना है। प्रीमाइस में क्या टेबल और ब्लैक का कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया, तो आपको भी यहां नहीं दिखाना है। इस बात को ध्यान रखना, अभी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये बात और ज्यादा क्लियर होगी। बट फिलहाल जो भी प्रीमाइस में दिया है आप वही ड्रॉ करोगे, उसके अलावा कुछ और ड्रॉ नहीं करोगे, है ना। तो टेबल और ब्लैक को नहीं मिलाओगे क्योंकि टेबल और ब्लैक का कोई रिलेशन प्रीमाइस में ऊपर नहीं दिया हुआ। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना आ चुका है, और अच्छी प्रैक्टिस अभी हम लोग आगे करेंगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे, बट अभी के लिए सफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे, एक बार हमने प्रीमाइसेस को ड्रॉ कर लिया, अब बारी आती है कंक्लूजन को ऑब्जर्व करने की, है ना। कंक्लूजन क्या निकल के आएगा उसको हम क्या करते हैं, जो हमने ड्रॉ कर लिया है उसको अब ऑब्जर्व करेंगे। तो ड्रॉ करने के और ऑब्जर्व करने के भी कुछ नियम वैसे तो सेम ही है, बट कुछ नियम अलग भी हैं। सबसे पहले ए की बात करें, ए प्रोपोजिशन, कंक्लूजन में हम ए प्रोपोजिशन ऑब्जर्व करेंगे तो किस डायग्राम को देख के हम ये पता लगा लेंगे कि ए प्रोपोजिशन सही होगा। तो अगेन ऊपर जो ऊपर दिखाया है वैसा ही है, इसके नियम में कुछ अंतर नहीं है। अगेन ई प्रोपोजिशन सेम एज अबव, जो ऊपर बताया सेम वही है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है ना। ऊपर जो नियम बताया वो ऑब्जर्व का भी है इन प्रोपोजिशंस में। लेकिन हम लोग आई की बात करें तो आई में के अलग अलग चित्रों में आई प्रोपोजिशन जो है एज अ कंक्लूजन निकल सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। जैसे इसी डायग्राम की बात करते हैं, ये जो हमने बनाया, ठीक है जी, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि क्या इस डायग्राम में अगर मैं बोलूं कि सम ब्लैक थिंग्स आर चेयर, तो क्या वो ट्रू होगा? ट्रू होगा, सम ब्लैक थिंग्स आर चेयर। तो जैसे हमने ऊपर नियम देखा कि जब दो गोले आपस में ओवरलैप होते हैं तो सम की कंडीशन लग सकती है, यानी कि एक आई प्रोपोजिशन इस एग्जांपल में ट्रू हो जाएगा, सम ब्लैक थिंग्स आर चेयर, है ना। जैसे सेम है सब जैसे ऊपर दिया है। बट कुछ दूसरे भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम ड्रॉ तो नहीं करते, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उस केस में भी आई प्रोपोजिशन ट्रू होता है। जैसे एक बात बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं, एक आई प्रोपोजिशन इसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सम चेयर आर टेबल, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं?
सम चेयर्स आर टेबल। ध्यान से देखो चेयर और टेबल को कैसे ड्रॉ किया गया है। ये चेयर का गोला है और उसके अंदर टेबल का गोला है ना। अब क्या कह रहा है, सम चेयर्स आर टेबल, यानी कि कुछ चेयर जो है, चेयर के गोले का कुछ भाग जो है वो क्या है, टेबल है। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। तो इसका मतलब कि जब एक गोला दूसरे गोले के अंदर आता है, ऑब्जर्व करते समय भी आई प्रोपोजिशन उसमें से कंक्लूजन निकल करके आ जाता है ना। अभी सवाल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। बट जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप ऐसे ओवरलैप करते हुए चीजों को करते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आई प्रोपोजिशन सम चेयर आर टेबल निकल करके आ जाएगा। क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या ये आई प्रोपोजिशन इसमें से कंक्लूजन निकल सकता है, सम टेबल आर चेयर? ये भी निकल सकता है ना, क्योंकि टेबल सारा का सारा भले चेयर के अंदर है, लेकिन टेबल का भी तो कुछ पार्ट सम टेबल भी तो चेयर के अंदर है ना। तो इस कंडीशन में भी ये कंक्लूजन निकल सकता है। तो आई प्रोपोजिशन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि तो आई प्रोपोजिशन कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 3 डायग्राम में आई प्रोपोजिशन ट्रू हो सकता है। या तो एक डायग्राम ऐसे बना हो सेम एज अबव, जैसे हमने ऊपर ड्रॉ करने के लिए आपको नियम बताया, या तो अंदर बाहर बना है ना। तो जब एक डायग्राम में एक गोला बना है और उसके अंदर कोई छोटा गोला बना है ना, मान लो ये है मैन और ये है गुड, या उल्टा मान लो कि बाहर है गुड और अंदर है मैन, बाहर है गुड अंदर है मैन। तो इसमें सम मैन आर गुड भी ट्रू होगा, सम गुड आर मैन भी ट्रू होगा। मतलब अंदर बाहर गोले अगर आपको बने हुए दिख रहे हैं तो उसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसमें आई प्रोपोजिशन ट्रू होगा, तो जी हां ट्रू होगा। और ऐसे बना है तो ऐसे तो ड्रॉ भी करते हैं, तो ऐसे भी आई प्रोपोजिशन ट्रू होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि किन किन कंडीशन में जो है आई प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू निकल के आता है। अब हम बात करते हैं ओ प्रोपोजिशन की। ठीक है, तो ओ प्रोपोजिशन क्या होगा, सम मेन आर नॉट गुड। तो जैसे मैंने बोला कि ड्रॉ करते समय ये आपके सामने नहीं आएगा सम नॉट की कंडीशन, लेकिन कंक्लूजन में ये चीज आ सकती है। तो कैसे हमें पहचानना है कि कंक्लूजन में ये चीज ट्रू है या नहीं है, इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो अभी तो हमने बहुत नियमों की बात कर ली, आइए अब उन नियमों को थोड़ा प्रैक्टिस में लाते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले हम 2 प्रीमाइसेस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन प्रीमाइसेस को ड्रॉ करेंगे, क्या नियम जो हमने सीखे उन्हीं नियमों का प्रयोग करके। ठीक है, तो इनको सबसे पहला हम स्टेटमेंट लेंगे, नो विमेन आर गुड। पहला प्रीमाइस नो विमेन आर गुड। दूसरा प्रीमाइस सम मेन आर वुमेन। ठीक है, सम मेन आर वुमेन। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। जो मैंने आपको ड्रॉ करने के नियम बताए, अभी ऑब्जर्व करने वाले नियम मत लगाना, तो प्रीमाइसेस दिए ना, इनको ड्रॉ करना है। तो जो मैंने आपको ड्रॉ करने के नियम बताए, यहां छोटा सा बना भी लेते हैं ड्रॉ करने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहला ए प्रीमाइस को कैसे ड्रॉ करते हैं, एक गोला उसके अंदर छोटा गोला। ई प्रीमाइस को कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 गोले जो कि बीच में एक लाइन है और वो आपस में क्रॉस हो रही। ओके, आई प्रीमाइस को कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 गोले एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। बस इतनी छोटी जगह पे आपके ड्रॉ करने के सारे नियम आ गए। वो नियम जब आप यहां लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां प्रीमाइस 1 क्या है, ई प्रोपोजिशन है, जबकि प्रीमाइस 2 क्या है, आई प्रोपोजिशन। तो बस इन्हीं नियमों का यूज करके आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो नो विमेन आर गुड, यानी कि विमेन का गोला, गुड का गोला, बीच में एक लाइन और क्रॉस। सिंपल है। सम मेन आर वुमेन, आई प्रोपोजिशन है, आई वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सम मेन आर वुमेन, तो मेन एंड वुमेन साथ में हो गया। अब इस डायग्राम को याद कर लो। जब भी आप ड्रॉ करें और ड्रॉ करने पे ऐसा डायग्राम आपके सामने आ जाए, है ना जी, ड्रॉ करने पे ऐसा डायग्राम आपके सामने आ जाए, तो समझ लो सम नॉट की कंडीशन कंक्लूजन में निकल के आने वाली। कैसे,
इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है, सम मेन आर नॉट गुड। कैसे निकल के आ रहा है? ऑब्जर्व करना पड़ेगा ध्यान से, और जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई सम मेन आर नॉट गुड इसमें निकल करके आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है ध्यान से देखो। देखो विमेन एंड गुड साथ में नहीं हो सकते, यानी गुड और विमेन बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ये हमें पहले प्रीमाइस से पता है। दूसरा प्रीमाइस कह रहा है कि ये बात डेफिनेट है कि मेन एंड विमेन का कुछ भाग कॉमन है, तो इसका मतलब मेन एंड विमेन का कुछ भाग जो कॉमन होगा ये भी तो गुड नहीं हो सकता। मेन एंड विमेन का जो कुछ भाग कॉमन है ये भी तो गुड नहीं हो सकता, क्योंकि विमेन एंड गुड साथ में नहीं हो सकता। तो ये जो भाग है इसके लिए आप बोल सकते हो ये क्या है, ये ओ प्रोपोजिशन है, सम मेन आर नॉट गुड। ये बात डेफिनेट हो गई। तो जो भी बात डेफिनेटली निकल के आ रही है, अंदाजे पे नहीं, जो भी बात डेफिनेटली निकल करके आ रही है वो हमारा कंक्लूजन हो जाता है। तो इसको आप, अब क्या है कि इसको आप याद कर सकते हो एक डायग्राम के तौर पे भी। तो जैसे मैंने आपको AEI यहां पे ड्रॉ करके दिखा दिया, इसमें आप छोटा सा O भी जोड़ सकते हो कि O प्रोपोजिशन कब ट्रू होता है, जब कुछ ऐसा डायग्राम बन के आता है ना। तो जब ऐसा डायग्राम, इसके अलावा और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है जिससे O प्रोपोजिशन कंक्लूजन में आ पाए। सेम टू सेम ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, तभी जो है O प्रोपोजिशन कंक्लूजन में निकल करके आता है। तो अभी तक आपको सारे नियम मैंने बता दिए हैं, एक बार फिर से सारे नियमों को एक बार लिख लेते हैं, है ना, ड्रॉ करने के और ऑब्जर्व करने के। तो प्रीमाइस को जैसे मैंने बोला हम ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए प्रीमाइस की। ए प्रीमाइस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, जैसे ऑल मैन आर गुड, तो सब्जेक्ट अंदर आएगा और प्रेडिकेट बाहर आएगा, है ना। ये भी लिखना जरूरी है कि सब्जेक्ट कहां आएगा और प्रेडिकेट कहां आएगा। तो सब्जेक्ट अंदर आएगा और प्रेडिकेट जो है बाहर आएगा। ऑब्जर्व का क्या है, सेम वही तरीका, उसमें और कोई नया नियम नहीं। ई प्रोपोजिशन की बात करें तो दो गोले दूर दूर बनेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट से मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहीं भी हो सकता है। दो गोले बनेंगे, बीच में अगर लाइन बनी है तो ई प्रोपोजिशन ट्रू होगा। ऑब्जर्व करने का, कंक्लूजन निकालने समय में भी सेम ही चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, इसका कोई नया नियम नहीं है। अब बात करते हैं आई प्रोपोजिशन की। तो आई प्रोपोजिशन जब हम ड्रॉ करते हैं, हम खुद से जब बना रहे होते हैं प्रीमाइसेस को, तो एक ही तरीका है इन्हें ड्रॉ करने का, दो गोलों को थोड़ा सा इंटरसेक्ट करते हुए बना देना। अब इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहीं भी हो सकता है, इसमें यहां पे जरूरी है कि सब्जेक्ट अंदर होगा प्रेडिकेट बाहर होगा तभी, लेकिन यहां पे कहीं भी हो सकता है। और ऑब्जर्व करने के इसके दो नियम हैं, या तो सब्जेक्ट अंदर हो और प्रेडिकेट बाहर हो तब भी आई प्रोपोजिशन ट्रू होगा, या तो सब्जेक्ट बाहर हो और प्रेडिकेट अंदर हो तब भी जो है आई प्रोपोजिशन हमारा ट्रू होगा। और ओ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ओ का ड्रॉ करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन जब कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके सामने बन करके आ रहा है, तो अगर यहां सब्जेक्ट है और यहां प्रेडिकेट है ना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दे देते हैं एग्जाम में। तो अगर ये आधा जो गोला काट रहा है ये सब्जेक्ट है और इधर जो गोला बना है वो प्रेडिकेट है, तो यहां पे ओ प्रोपोजिशन ट्रू होगा। बस ये जो चार्ट है इसको आपको यूज करना है सवाल करते समय। हो सकता है बहुत बच्चों को अभी ये समझ नहीं आया हो, बट आप इसको दिमाग में रख लें। इसी डायग्राम्स का प्रयोग करके हम लोग, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इसके बेसिस पे ना हो पाए। तो मेरी जो कोशिश रहती है वो चीजों को सिमटाने की और टू द पॉइंट बनाने की होती है। ये कोशिश नहीं होती कि खूब फैला दो, खूब बड़े बड़े PDF बना दो और बच्चों को बिल्कुल ओवरबर्डन कर दो और ओवरवेल्म कर दो कि वो ये तो बोलें कि अरे सर देखो कितने पढ़े लिखे हैं, इतना सारा हमको कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन उनको समझ में कुछ ना आए। तो हमारा भी काम हो जाए कि हम भी महान बन जाएं और बच्चों को भी समझाने से बच जाएं। तो मेरी वो चीज नहीं रहती है। मेरी कोशिश रहती है कि इस चीज को कितना छोटे से छोटे में, कम से कम पेजेस में निपटाया जा सकता है, जो देखने में तो बहुत हो सकता है इंप्रेसिव न लगता हो कि अरे बस इतना सा था, अच्छा इतना छोटा लेक्चर है, लेकिन एक्चुअल में बहुत काम करता है। तो खैर मुझे उसकी नहीं है कि आप क्या सोचें, मुझे यह है कि भाई अगर कोई वीडियो को देख रहा है तो उसका काम हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इंप्रेशन वगैरह काम से बनते हैं, बातों से नहीं बनते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और
देखेंगे कि कैसे हम इन नियमों का प्रयोग करके क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और इसको यहीं खुला रहने देते हैं, बार बार हम इस पे आएंगे इसको देखने। ओके, तो सबसे पहले यहां पे आप स्टेटमेंट 1 को पढ़ो। स्टेटमेंट 1 जो है ये अपने आप में पूरा का पूरा एक आर्गुमेंट दिया है जिसमें दो प्रीमाइस दिए हैं, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, और नीचे दिया हुआ है कंक्लूजन। अब जैसे मैंने बोला वेन डायग्राम का सवाल आपको करना है और ये जांचना है कि वाकई ये कंक्लूजन जो है ये वैलिड है या नहीं, निकल के आ रहा है प्रीमाइसेस से या नहीं। अगर आपको ये जांचना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। और ड्रॉ करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये ए है, ई है, आई है या ओ है। तो जैसा हम देख सकते हैं यहां पे दोनों प्रीमाइसेस जो है वो आई प्रोपोजिशन है, ये भी आई है और ये भी आई है। तो आई का नियम देख लो, आई को ड्रॉ करने का ये नियम होता है, इसी डायग्राम से आप इसे बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और बनाते हैं। यहां लिखा है सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग, तो बहुत इजी है। एक गोला हम बनाएंगे एग्जामिनेशन का और एक गोला हम बनाएंगे लॉन्ग का। फेयर है ना, सही लग रहा है कि कुछ एग्जामिनेशन जो है वो लॉन्ग है, यानी एग्जामिनेशन का कुछ पार्ट जो है वो लॉन्ग है। सिंपल। अब दूसरा देखते हैं, सम एग्जामिनेशंस आर टू डिफिकल्ट। क्या कह रहा है, कुछ एग्जामिनेशंस जो है वो बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है ना। तो कैसे करेंगे भाई, अब ध्यान से समझो। एग्जामिनेशन के साथ एक और गोला बनाएंगे जो डिफिकल्ट का होगा। अब यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप हो सकता है आप में से बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग, ठीक है, एंड सम एग्जामिनेशंस आर टू डिफिकल्ट, ऐसे आ रहा होगा। लेकिन आप मुझे यह बताओ कि क्या आपके प्रीमाइस में लॉन्ग और डिफिकल्ट का कोई रिलेशन दिया है? तो प्रीमाइस का मतलब है आपको नीचे अभी कंक्लूजन को नहीं देखना है, पहले प्रीमाइसेस को ड्रॉ कर लेना ठीक से, उसके बाद कंक्लूजन को देखेंगे। तो क्या आपके प्रीमाइसेस में ड्रॉ और लॉन्ग का कोई संबंध दिया है? अगर दिया होता तो आप थोड़ा सा मिला जुला के जैसे भी दिया होता आपके प्रीमाइस में बनाते, दिया ही नहीं है। तो फिर प्रिकॉशन के लिए हम इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। तो सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग, सम एग्जामिनेशंस आर टू डिफिकल्ट। ये चीज समझ में आई? तो जो प्रीमाइस में दिया है आपको वही ड्रॉ करना है, अपनी बुद्धि, अपनी मेमोरी, अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं ऐड कर देना है। कि अगर हम सोचे नहीं यार जो एग्जाम बहुत ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं वो तो हाँ भाई डिफिकल्ट भी होते हैं, जोड़ दिया आपस में लॉन्ग और डिफिकल्ट को, नहीं, जो दिया है प्रीमाइस में आपको उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ हो गया हमारा सिंपल नियम। ड्रॉ करने के 3 नियम, ए को कैसे ड्रॉ करें, ई को कैसे ड्रॉ करें, आई को कैसे ड्रॉ करें। तो दोनों आई थे, उस हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो कि क्या ये जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं। लिखा है देयरफॉर सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग एंड टू डिफिकल्ट। कह रहा है इसलिए कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। मतलब कह रहा है कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं, मतलब एक ही टाइम पे लॉन्ग भी हैं डिफिकल्ट भी हैं। तो अगर आपने जो मैंने नियम बताए अगर आपने नहीं देखे होते तो शायद आप इसको ट्रू कर देते कि हाँ भाई कुछ एग्जामिनेशन तो बहुत लंबे भी होते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं। बट इस डायग्राम को देख के बताओ कि क्या यहां पे डिफिकल्ट और लॉन्ग और एग्जामिनेशन एक साथ कहीं मिल रहे हैं? क्या एक साथ नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, अगर मैंने जो नियम बताया आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा दिस इज फॉल्स, क्योंकि ऑब्जर्व करने के भी मैंने आपको नियम बता दिए, है ना। तो ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये कंक्लूजन भी आई प्रोपोजिशन है। कहीं आपको दिखाई दे रहा है ना, कहीं आपको डिफिकल्ट और लॉन्ग दिखाई दे रहा है इस तरीके से, या डिफिकल्ट और लॉन्ग दिखाई दे रहा है इस तरीके से, या डिफिकल्ट और लॉन्ग के गोले आपको इस तरीके दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब या कॉमन सेंस से भी क्लियर है कि डिफिकल्ट और लॉन्ग टकरा ही नहीं रहा, तो ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, या सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। यहां पे दो प्रीमाइसेस दिए हैं, प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2। सम डॉग्स चेस कैट, आई प्रोपोजिशन है, ऑल डॉग्स हैव फ्लीज।
ए प्रोपोजिशन है, ठीक है। अब आई को कैसे ड्रॉ करते हैं, सम डॉग्स चेस कैट्स, तो इसका मतलब एक गोला हमने बना दिया डॉग का, एक गोला हमने बना दिया कैट चेजर का, है ना। सम डॉग्स चेस कैट, या कह सकते हो सम डॉग्स आर कैट चेजर्स, मतलब कुछ डॉग जो होते हैं बिल्ली का पीछा करते हैं। तो आई प्रोपोजिशन है, ऐसे ही बनता है, और तो कोई नियम नहीं है। ऑल डॉग्स हैव फ्लीज, क्या कह रहा है, सभी के सभी जो डॉग हैं उनमें फ्लीज हैं, उनके बॉडी में जुएं हैं। तो ऑल डॉग, सभी डॉग्स को फ्लीज हैं, तो डॉग के गोले को हमें क्या करना पड़ेगा, घेरा बनाना पड़ेगा, किससे, फ्लीज से। ऑल डॉग्स हैव फ्लीज। अब कंक्लूजन देखो निकल के आ रहा है कि नहीं, देयरफॉर सम कैट चेजर डॉग्स हैव फ्लीज, इसलिए वो कुत्ते जो बिल्ली का पीछा करते हैं उनके भी शरीर में फ्लीज हैं। अब देखो क्या ये निकल के आ रहा है, वो कुत्ते जो बिल्ली का पीछा करते हैं उनके भी शरीर में क्या है, फ्लीज है। तो अब आप देख सकते हो कि ये कैट चेजर और फ्लीज क्या है, यहां पे कैट चेजर डॉग और फ्लीज, ये है ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब आप देखो ये बन रहा है कि नहीं, ये कैट चेजर जा रहा है और इसको आधा काटते हुए फ्लीज वाला पार्ट जा रहा है, बात समझ रहे हो। अब आप देखो कि ऑब्जर्वेशन में ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, तो यही डायग्राम बन रहा है वहां पे, कैट चेजर एज अ सब्जेक्ट और फ्लीज एज अ प्रेडिकेट, तो इसका मतलब कि ये ट्रू हो जाएगा। बहुत सिंपल से नियम है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन बस यही नियम है, आप समझ लो। और इसके अलावा मतलब मैंने एक पेज पे पूरा वेन डायग्राम डाल दिया आप लोगों के लिए, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं यही कहूंगा कि भाई थोड़े से सवालों को लगाते चले जाओ और धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहां पे आपको दिए हैं दो प्रीमाइसेस, ठीक है, तो एक ही लाइन में दे दिए हैं। ओके, तो यहां पे आपको तीन प्रीमाइसेस दिए हैं। यहां पे दिया है एक प्रीमाइस 1, यहां पे दिया है प्रीमाइस 2 और यहां पे दिया है प्रीमाइस 3। अब आपसे पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो दिए हैं आपको ऑप्शंस, इसमें से कौन सा कंक्लूजन निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा, ये आपको पता लगाना है। तो कभी कदार तीन भी प्रीमाइसेस दिए जा सकते हैं, तरीका वही रहेगा, इनको जो नियम बताया है उससे ड्रॉ करो और उसके बाद ऑब्जर्व करो कि ये निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहला, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, ठीक है, ऑल फ्लावर्स, ये फ्लावर हो गए और ये टॉयज हो गए, सिंपल है, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज। दूसरा पॉइंट, सम टॉयज आर ट्रीज, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि दो टी वाले शब्द आ गए, तो पूरा लिख दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सम फ्लावर्स, सॉरी, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सारे फ्लावर्स टॉय हैं। सम टॉयज आर ट्रीज, कुछ टॉय जो है वो ट्री हैं, तो हम इसको ट्री को बना देते हैं, ठीक है। सम टॉयज आर ट्रीज। अब ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस ट्री के गोले को फ्लावर को काटते हुए बना देते हैं। भाई साहब नहीं दिया है यहां पे कुछ ऐसा, क्या यहां दिया है कि फ्लावर, सम फ्लावर आर ट्रीज, फ्लावर ट्री का कोई रिलेशन नहीं दिया ना, तो सेफ साइड लेके बस इतना काटते हुए बनाओगे। जो चीज एकदम श्योर है आपको, आप वही काम करोगे, अंदाजा नहीं लगाओगे, जहां आपने अंदाजा लगाया वहां गए, तो ये बन गया। सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज, कुछ बटरफ्लाई ट्री हैं, तो क्या इसको ऐसे बना सकते हो, बटरफ्लाईज आर ट्रीज। अब देखो गोले मेरे छोटे बड़े बन जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, आप बड़ा भी बना सकते हो, बराबर भी बना सकते हो, है ना। तो ऐसा मत समझना कि क्यों मैं छोटा बनाता जा रहा हूं, बन जा रहा है भाई खींचते समय। ओके, तो ये हमारा हो गया बटरफ्लाईज। तो इससे भी ये डायग्राम मेरा ड्रॉ हो गया, तीन प्रीमाइसेस को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सभी फ्लावर टॉय हैं। सम ट्रीज आर टॉयज या सम टॉयज आर ट्रीज, तो ऐसे बन गया। एंड सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज, तो सम बटरफ्लाई ट्री ऐसे बन गए। ये मेरा ड्राइंग का काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें से कंक्लूजन क्या निकल के आता है और क्या नहीं निकल के आता है। सबसे पहला, जिसमें मुझे लगता है, वैसे तो लाइव क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन है, लेकिन आप लोग बताओ भाई, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो,
पहला कंक्लूजन निकल के आ रहा है, नो बटरफ्लाई इज अ फ्लावर। तो बटरफ्लाई, कोई भी बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर नहीं है। क्या ये ट्रू होगा कंक्लूजन या नहीं होगा? मुझे लगता है आपके सबके मन में आ रहा होगा हाँ ट्रू होगा, ट्रू होगा। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो तब तो डेफिनेटली आ रहा होगा अरे हाँ ट्रू। देखो फ्लावर दूर बना है और बटरफ्लाई दूर बनी है, तो नो बटरफ्लाई इज फ्लावर जो है ये क्या होगा? ट्रू होगा। बट ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर में नहीं आएगा आपके। अब आप दुविधा में कह रहे तो दिखा रहा है, देखो बटरफ्लाई इधर है, फ्लावर इधर है, बटरफ्लाई इधर है, फ्लावर इधर है, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप शायद जो मैंने आपको नियम बताए हैं वो भूल गए। नो की कंडीशन या ई प्रोपोजिशन कंक्लूजन में जब ऑब्जर्व करोगे तो ये लाइन और क्रॉस होना जरूरी है, इसीलिए बनाया था। इसीलिए इसको ऐसे नहीं बना दिया था, बनाने को ऐसे बना देते वो इसलिए क्योंकि नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाते। ये होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि बटरफ्लाई और फ्लावर जब दो गोले दूर दूर बने होते हैं ना, तो उनका मतलब होता है दे आर अनडिटरमाइंड। हमें नहीं पता ट्रू है फॉल्स है, हमें पता ही नहीं है, तो ये ट्रू तो नहीं है, एटलीस्ट इतना हमें पता है। अब फॉल्स है कि नहीं है ना, क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। तो ये कंक्लूजन में आप नहीं लेंगे। कंक्लूजन में आप वही लेते हैं जैसे मैंने बोला जिसपे आप डेफिनेटली ट्रू होते हैं, पक्का आपको पता होता है। तो आप ये संदेहात्मक है, इसमें हमें नहीं पता क्योंकि दो गोले दूर दूर बने, फ्लावर भी दूर है और बटरफ्लाई भी दूर है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ आप इस चार्ट में एक और नियम जोड़ सकते हैं, यू का। यू मतलब अनडिटरमाइंड। जब दो गोले दूर दूर बने हैं और उनके बीच में कोई लाइन भी नहीं बनी है तो आप क्या बोलेंगे कि हमें नहीं पता। ये आपका आंसर में तो नहीं आएगा ये, क्योंकि ये संदेहात्मक हो गया कि हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। क्योंकि जो हमें प्रीमाइसेस यहां दिए हुए हैं उनके हिसाब से हमें जानकारी ही नहीं है कि फ्लावर बटरफ्लाई का रिलेशन क्या है। सच्चाई में क्या हो सकता है सारे के सारे अंदर हो सकता है थोड़े से हो सकता है नहीं हो, वी डोंट नो। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आ गए और इससे हमारे वॉवेल्स भी पूरे हो गए, ए ई आई ओ यू। तो काफी बच्चे पूछते हैं यू कहां है सर, ये तो ए ई आई ओ है। तो भैया यू यहां पे है ना, कि जब दो गोले दूर दूर बने हो तो आप क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करते समय। ओके, तो इसको यू को हम ड्रॉ तो नहीं करते, इसको आप इधर बना दो ऑब्जर्व वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो एक आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट और एक आ गया यहाँ पे प्रेडिकेट। ये ऑब्जर्व में आएगा क्योंकि ड्रॉ नहीं होता ये। अनडिटरमाइंड को कैसे ड्रॉ करोगे भाई, जो दिया है उसी को तो ड्रॉ करोगे। तो ये ऐसे होगी। तो इससे आपका AEIO चार्ट पूरा हो गया और ये मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए। आपको और कहीं ऐसे AEIO और इस तरीके से नहीं मिलेगा और ये डेफिनेट है, इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। एनीवेज, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि बटरफ्लाई दूर बना है, फ्लावर दूर बना। दूसरा देखते हैं, सम बटरफ्लाईज आर टॉयज। कुछ बटरफ्लाई जो है वो टॉय है। अब बताओ भाई, आई होप अब बुद्धि खुल गई होगी। सम बटरफ्लाईज आर टॉयज, तो टॉयज का गोला ये बना है, बटरफ्लाई का गोला ये बना है, बाकी सारे गोले भूल जाओ। ये मत बोलो कि अच्छा ये तो कनेक्ट कर रहा है ना ट्री से और इससे। जब हम इस प्रेमाइस को देख रहे हैं तो बाकी सारे गोले आप भूल जाओ, आप केवल बटरफ्लाई और टॉय के गोले पे ध्यान दो। ये बना है बटरफ्लाई, ये बना है टॉय, तो डिस्टेंस हो गया ना, तो दूर दूर है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। सम टॉयज आर फ्लावर्स, कुछ टॉय जो है वो फ्लावर हैं। क्या ये बात सही हो रही है इसमें? अब फिर से आ जाओ ऑब्जर्वेशन के आई के नियम पे। तो क्या मैंने बोला, अगर दो गोले अंदर बाहर बने हैं, डजंट मैटर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहीं पे भी हो, तो सम की कंडीशन ट्रू होती है ऑब्जर्व करते समय। तो ये बात ऑब्जर्व हो रही है, सम टॉयज आर फ्लावर, तो फ्लावर का गोला अंदर है, टॉय बाहर है। देखो प्रीमाइस में क्या था, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सभी के सभी फ्लावर टॉय के अंदर हैं। और ये सम को भी ठीक मतलब ट्रू कर देगा क्योंकि ऑब्जर्व करते समय क्या है कि ये बात सामने निकल के आ रही है, तो ये सही हो जाएगा। फिर है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्री जो है फ्लावर है। तो ट्री के गोले पे ध्यान दो और फ्लावर के गोले पे ध्यान दो। डिस्टेंस है, क्या जुड़े हुए लग रहे हैं आपको? जुड़े हुए नहीं, बाकी सब भूल जाओ, टॉय वाला गोला भी भूल जाओ। तो फ्लावर का गोला यहां, ट्री का गोला यहां, तो ये भी नहीं होगा। सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज, कुछ ट्री जो है वो बटरफ्लाई है। ट्री और बटरफ्लाई के गोले को ध्यान दो, क्या टकरा रहे हैं? बिल्कुल टकरा रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो यानी आपका सी और ई सही हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको नुआंसेस, जो नियम बताए हैं, उनको कैसे यूज करना है भाई। और अभी भी नहीं समझ में आया तो शुरुआत से
ट्राई अगेन, पहला लेक्चर, उसके बाद दूसरा लेक्चर, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको इस लेक्चर को देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना बेसिक्स कमजोर होगा उतना धीरे धीरे समझ में आएगा। प्लस हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी कोई क्रिएटिविटी की कोई प्रमोशन नहीं है। प्लस जो हमारे चारों ओर जो नियम है और जो एक तरीके से सोशल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी दिमाग लगाने को बहुत मोटिवेट नहीं किया जाता। तो ऑब्वियसली अगर मात्र एक तो सब्जेक्ट के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है तो हमें दिक्कत होती है ना। तो अगर आप खुद भी अपने चारों ओर देखो तो कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा दादा है, उससे सब डरते हैं, या वो किसी भी तरीके से दूसरों से अपना काम निकलवा लेता है, तो ऐसे लोगों की बहुत इज्जत आपको देखने को मिलेगी और आपको भी बोला जाएगा अरे वैसे बनो, देखो कितना तेज है, कितना फास्ट है बात करने में, वैसे बनो। लेकिन वैसे तो कोई दिखेगा नहीं, लेकिन मान लो कोई दिख भी जाए, कोई बहुत क्रिएटिव आदमी जो बैठ कर कुछ नई नई चीजें बनाता हो, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको आपके घर में या आपके समाज में आपको कोई अप्रिशिएट करेगा ऐसा बनने के लिए। तो दिमाग लगाने को कोई ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं है, ना हमारा एजुकेशन, ना हमारी सोसाइटी, ना किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ है ना। हर जगह बस फॉलो 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 ही है कि ये लिखा है इसको रट लो, इसकी ऐसे ही होता है। कहीं भी सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल, हर जगह। तो फिर अगर एक आध क्वेश्चंस, एक आध सब्जेक्ट, एक आध चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो भाई इसमें किसी की कोई गलती नहीं है भाई, बचपन से ट्रेनिंग मिली है कि ये होता है, इसको रट लो, इससे काम हो जाएगा। और इसलिए मुझे भी आपको सवाल ऐसे ही समझाने पड़ते हैं कि ये रट लो भैया, इससे तुम्हारा सारा सवाल हो जाएगा। बट इसको भी रटने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा ना, तो वो तो आपको करना पड़ेगा भाई, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे जनरली बच्चों के मैसेज आते हैं तो हम लोग का जो पेड कोर्स चलता है उसमें 24/7 डाउट सॉल्विंग की सुविधा है कि कभी भी आप रात को 2-3 बजे देख रहे हो, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि जो आपने रिसर्च एप्टीट्यूड में ये पढ़ाया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला कि भाई यही है कि आप उसको दोबारा देखें, धीरे धीरे करने की कोशिश करें, लेवल को बढ़ाएं। लेकिन अगर अल्टीमेटली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पेपर 1 बहुत बड़ा है, पेपर 2 बहुत बड़ा है, जो समझ में आ रहा है उस पर ध्यान दे लो, फिर टाइम बचे तो उस पर ध्यान देना। क्योंकि जो चीज अब आ ही नहीं रही है दिमाग में अगर किसी के, तो उसको आप क्या बोल दोगे और कितना उसको आप डिमोटिवेट कर दो। डिमोटिवेट तो नहीं होना है, जो चीज हमें आती है वो हम सीखेंगे, जो नहीं आ रही है हो सकता है धीरे धीरे आ जाए, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होंगे उसमें। ठीक है, ओके। अब ये सवाल देखो, प्रीमाइसेस दिए हैं, अगेन 2 दिए हैं प्रीमाइसेस और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कंक्लूजन इसमें निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे यहां पे दिया हुआ है ऑल डायरीज आर कॉपीज, है ना, तो ए प्रोपोजिशन, ऑल डायरीज आर कॉपीज, नो कॉपी इज अ बुक, आई प्रोपोजिशन, नो कॉपी इज अ बुक। तो कॉपी और बुक ये दूर दूर रहेंगे और उनके बीच में ये लगाना जरूरी है। तो जैसे मैं आपको पता चल गया अगर आप फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से कि क्यों लगाना जरूरी। नहीं फॉलो कर रहे हैं, बीच से देख रहे हैं, तो पहले पिछला क्वेश्चन भी एक बार देख लो, है ना। तो नो कॉपी इज अ बुक, दोनों साथ में नहीं टकरा सकते। तो ये तो आपको कॉमन सेंसिकली समझ में आ रहा है ना कि अगर कॉपी बुक साथ में नहीं टकरा सकते तो अंदर जो डायरी है ये भी बुक से नहीं टकरा सकता, क्योंकि ये भी तो इस रेल्म के अंदर, इस एरिया के अंदर है ना। तो कुछ चीजें तो आपको डायग्राम से ही देख के समझ में आ जाएंगे, हर जगह नियम लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि भाई जब कॉपी बुक से नहीं टकरा सकता तो डायरी भी तो बुक से नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही। ओके, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम डायरीज आर बुक्स, कह रहा है सम डायरीज आर बुक। तो आपको पता है कि डायरी बुक साथ में नहीं हो सकते क्योंकि इस एरिया के अंदर डायरी। सम बुक्स आर कॉपीज, कुछ कॉपीज बुक हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने देखा कि कॉपी बुक जो है वो आपस में टकरा नहीं सकता। नो बुक वैसा कॉपी, ये बात सही हो जाएगी, बुक और कॉपी एक साथ नहीं हो सकते। नो डायरी इज अ बुक, ये भी बात सही हो जाएगी, कोई भी जो डायरी है वो भी बुक नहीं हो सकती। तो सी और डी यहां पे सही हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको सवाल करने होते हैं, पहले आप ड्रॉ करेंगे फिर आप ऑब्जर्व करेंगे। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, ये सारे नियम समझ में आ गए। और भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज ली है तो उसमें ऐसे ही सवाल आते रहेंगे। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आप उसको लगाते रहें। इसके अलावा जो फुल फ्लेजेड कोर्स है, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग, सब कुछ एक जगह टॉपिक वाइज
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सारे लेक्चर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाते जा रहे हो वो एग्जाम में आता है नहीं आता, ये पूरी की पूरी आपको जानकारी मिलती है, पूरी की पूरी एनालिटिक्स मिलती है कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसमें से कितनी चीजें जो है वो आती हैं और कितनी चीजें नहीं आती हैं, है ना, वो पूरा का पूरा आपको दिखाता है। ओके, तो अभी साइन इन नहीं है, शायद ओपन नहीं होगा, बट मतलब आपको पूरी गाइडेड स्टडी मिलती है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस प्रकार के सवाल जो है बन करके आए हैं। तो टेस्ट सीरीज अलग से है, अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज केवल ले सकते हैं, जहां सेक्शन वाइज सॉर्टेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनसे आप अलग अलग सेक्शन में अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर पाओगे। और फुल कोर्स है जिसमें सारी चीजें हैं, मतलब लेक्चर्स भी हैं अलग अलग सेक्शन के या टॉपिक के, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सो ऑन, है ना। तो डेमो जो है उसके लिए जरूर से हमें कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 9598887895, है ना। इसके अलावा KB10 कोड भी है जिसको आप यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 15 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं, तो उनको भी एज अ टेस्ट आप पहले यूज कर सकते हो और अगर अच्छा लगे तो जरूर से ले सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आज मुझे लग रहा है आज सबसे बड़ा वीडियो बना है अभी तक का, 50 मिनट का, बट आई होप अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो ये वर्थ होगा आपके लिए यहां तक देखना और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो भाई कमेंट करने से हेजिटेट मत करो। मैं ऐसे आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करता हूं कि आपको कोर्स लेना ही है, नहीं भाई, सबके लिए लेक्चर फ्री है, आप लाइफ टाइम कभी भी यहाँ पे आओगे चैनल पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। बट मैं थोड़ा सा आपसे कुछ चीजें चाहता हूं, जैसे आप कमेंट कर दिया करें अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं और आपको समझ में आई चीजें, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और समझ में भी आएगा कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को वाकई समझ में आ रहा है ना। तो लाइव क्लास में फीडबैक तो मिलता है, लेकिन बस वही यस सर मिलता है, वो समझ में किसी को नहीं आता है और वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करता है। बट ऑफलाइन में थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि फीडबैक तुरंत नहीं मिल रहा हो, तो प्लीज भाई कमेंट करके फीडबैक दे देना कि आपको यहां तक आपने देखा कि नहीं देखा और आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। बाकी अगर आप पेड कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं और A to Z जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है उस हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो यहाँ पे जरूर से संपर्क करें, फ्री डेमो जरूर से ले लें और उसे देख लें। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और